आइए आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की चर्चा के पार्ट 5 का प्रारंभ करें। लेट अस नाउ बिगिन पार्ट 5 ऑफ द डिस्कशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज की परिभाषा, ऐसे शब्दों की परिभाषा जो बार बार इस एक्ट में यूज हुए हैं, जिनका अर्थ समझना जरूरी है, उनकी व्याख्या से इस पार्ट को प्रारंभ करूंगा। As I told you that I would be discussing the definitions of certain terminologies which are being frequently used in the Act, and in order to appreciate various provisions of the Act, these terminologies should be understood in clear terms. So we will now discuss such terminologies. सेक्शन 2B में सबसे पहली परिभाषा जो बहुत आवश्यक है समझना, वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है, क्योंकि यह शब्द हर जगह यूज हुआ है, चाहे एजुकेशन का हो चैप्टर, चाहे एम्प्लॉयमेंट का हो। तो इसमें एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की परिभाषा जो की गई है, इसमें मोटे तौर पर पहले हम ये समझ लें कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के सभी प्रतिष्ठान शामिल होते हैं। अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंध में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द का प्रयोग हुआ है, या जहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट सन्निहित है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के वे सारे प्रतिष्ठान, एस्टेब्लिशमेंट्स आते हैं, कवर होते हैं, जो पूरी तरह से या बहुत मात्रा में सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, जिनका वित्तीय संसाधन जिनको उपलब्ध कराए जाते हैं, और साथ ही वो भी कैंटोनमेंट बोर्ड भी इसमें शामिल हैं, जो कैंटोनमेंट एक्ट 2006 में कॉन्स्टिट्यूट के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट किए गए सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या इसमें जानना जरूरी है? यही बात स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू होगी। तो आपको क्या जानना जरूरी है? क्या टेस्ट होगा? टेस्ट ये होगा कि अगर कोई प्रतिष्ठान है और वो केंद्रीय सरकार के द्वारा पूरी तरह वित्तीय पोषित है, या बहुत सब्सटेंशियली वित्तीय पोषित है, बहुत अधिक मात्रा में सब्सटेंशियली वित्तीय पोषित है, वो सारे प्रतिष्ठान इस एक्ट की परिधि में आएंगे। जहां जहां भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का शब्द इस्तेमाल होगा और जहां जहां भी उनके लिए कोई मैंडेट होगा, तो इन सब प्रतिष्ठानों पर वो लागू होगा। और साथ ही कैंटोनमेंट बोर्ड्स, जो कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, उन पर भी लागू हो। इसी तरह से इसका 2B का रोमन 2 जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स के संबंध में भी यही बात कहता है कि वे सारे प्रतिष्ठान जो राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह वित्तीय पोषित हों या बहुत अधिक मात्रा में वित्तीय पोषित हों, वे सब इसमें शामिल होंगे। और साथ ही साथ लोकल अथॉरिटी, जैसे कॉर्पोरेशंस, MCD है दिल्ली में, मान लीजिए, कहीं भी हर जगह अलग अलग लोकल अथॉरिटीज हैं हर जिले में, वो सारी लोकल अथॉरिटीज भी कैंटोनमेंट बोर्ड को छोड़कर राज्य सरकार के सारे के अधीन आने वाली सारी लोकल अथॉरिटीज भी, स्थानीय निकाय भी इसमें सम्मिलित होंगे। और यह एक्ट के प्रोविजंस, जहां जहां एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शब्द का इस्तेमाल करके कोई मैंडेट दिया गया है, तो इस एक्ट का प्रोविजन इन सब पर लागू होगा। एक बात ध्यान रखने की है, जो आगे हम इस्टेब्लिशमेंट की जो परिभाषा करेंगे तो आपको समझ आएगी कि जहां जहां वर्ड इस्टेब्लिशमेंट यूज हुआ है, वहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट दोनों सम्मिलित हैं। अगर केवल इस्टेब्लिशमेंट का प्रयोग किया गया आगे प्रावधानों में, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंतर्गत प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट शामिल होंगे, लेकिन मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि आगे चलकर जब इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन हम देखेंगे, तो उन्होंने 2 प्रकार के इस्टेब्लिशमेंट्स की बात कही है और उनकी परिभाषा दी है, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट। अब अगला, when we talk of the definition of the term appropriate government, which is frequently used to make certain obligations, mandatory obligations on the appropriate government, and also to list the duties of appropriate government in relation to various aspects of life. The definition includes all establishments wholly or substantially financed by the central government, and also the Cantonment Board established under Cantonment Board Act 2016. That means the parameter that you will have to test apart from Cantonment Board, that whether a given establishment is
financed wholly by the central government or substantially by the central government or not. If it is financed wholly or substantially by the central government, then those all such establishments which also be covered within the term of appropriate government. Similar is the case with respect to the establishments of the state government. Every establishment under any which is substantially or financed or which is wholly or substantially financed by the state governments will also be included under the definition of the term appropriate government as defined under section 2B of the Act. So the test would be to what extent the establishment is financed either by central government or by state government. अगली परिभाषा जो हमको जानना जरूरी है वो है बैरियर की, क्योंकि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट फुल पार्टिसिपेशन के लिए, अवरोध मुक्त वातावरण पूर्ण भागीदारी के लिए, समानता के लिए आवश्यक है। इसलिए इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। ये 2C में डिफाइंड है एक्ट के, और इसमें क्या क्या शामिल है? कोई भी ऐसा तत्व, एलिमेंट, फैक्टर इंक्लूडिंग कम्युनिकेशनल, कल्चरल, कम्युनिकेशन संसूचनात्मक, संप्रेषणात्मक, कल्चरल सांस्कृतिक, इकोनॉमिक आर्थिक, एनवायरमेंटल वातावरण संबंधी, इंस्टीट्यूशनल संस्थागत, पॉलिटिकल राजनीतिक, सोशल सामाजिक, एटीट्यूडनल व्यवहार एटीट्यूड्स से संबंधित, और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। स्ट्रक्चरल मीन्स जो संरचना से संबंधित जो तत्व हैं, जो ऐसे तत्व जो हमारे पूरे और प्रभावी भागीदारी को सोसाइटी में बाधित करते हैं, वे सब फैक्टर्स जो हैं बैरियर की परिभाषा में आते हैं, अवरोधों की परिभाषा में आते हैं। मैं यहाँ यह बताना चाहूंगा कि शुरू में जो बिल आया था सरकार द्वारा 2014 में, ये कम्युनिकेशन शब्द यूज नहीं था और उसको शामिल कराया गया था, क्योंकि हमारे लिए कम्युनिकेशनल बैरियर्स, संप्रेषण संबंधी बैरियर जो हैं, अवरोधक जो हैं, वो ज्यादा माने रखते हैं दृष्टिबाधितों की। तो ये परिभाषा हुई। तो क्या क्या इसमें शामिल है? संप्रेषणात्मक, मान लीजिए हम कम्युनिकेशन करते हैं, हम एक ये मान लीजिए कि हमें कोई पत्र प्रेषित करना है और हम प्रिंट नहीं जानते, इंक प्रिंट में हम लिख नहीं सकते, जानते क्या नहीं, लिख नहीं सकते, तो हम अगर उसको पत्र को प्रेषित करना चाहते हैं, हाँ तो कंप्यूटर की मदद से आप लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर लिख भी दें तो उसका जवाब या लिखने के लिए जब तक जो डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं उसका एक्सेसिबल होना, उसका बैरियर फ्री होना, उसका अवरोध मुक्त होना जरूरी है। तो इसीलिए ये एक्सेसिबिलिटी के लिए बैरियर की डेफिनेशन, राइट टू एक्सेसिबिलिटी के लिए बहुत आवश्यक है, उसको समझने के लिए, उसके स्कोप को समझने के लिए। इसी तरह कल्चरल, सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए किसी प्रकार के भी अवरोध हों, उन अवरोधों को पहचान कर उनको दूर किया जाना आवश्यक है एक्सेसिबिलिटी के लिए। इसी तरह आर्थिक, एनवायरमेंटल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल, सोशल, एटीट्यूडनल और स्ट्रक्चरल। आप देखिए इसमें एटीट्यूडनल वर्ड भी यूज्ड है, क्योंकि वास्तव में सबसे बड़ा बैरियर हमारा व्यवहार संबंधी बैरियर है। जिस तरह का दृष्टिकोण हम लोगों के प्रति है वो सबसे बड़ा बैरियर है हम लोगों के लिए। पॉलिटिकल बैरियर में आपका जो मताधिकार का प्रयोग का तरीका है, उसको अगर वो एक्सेसिबल नहीं है तो आप अगर मान लीजिए ईवीएम मशीन्स में इंडिकेशंस ब्रेल में बटनों पे ना हो और हमें ब्रेल का बैकअप ना मिले जिससे ये पता चले कि किस प्रत्याशी का किस बटन पर है, तो हमारा ये एक बैरियर होगा हमारी पॉलिटिकल राइट्स के एंजॉयमेंट में। तो उस बैरियर को दूर किया जाना आवश्यक है। सोशल में बैरियर्स में एटीट्यूडनल बैरियर छुपे हुए, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो बैरियर के रूप में आते हैं हमारे सामने, संरचना संबंधी, ये संरचना संबंधी बैरियर्स में हमारी मोबिलिटी को इम्पेयर करने वाले बैरियर्स सारे शामिल होंगे। तो टेस्ट ये है कि कौन सी चीज, कौन सा ऐसा तत्व है इन सब ब्रॉड पैरामीटर्स में जो हमारे पूर्ण और प्रभावी भागीदारी को बाधित करता है समाज में। ये बैरियर की डेफिनेशन 2C में दी गई है। नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ बैरियर व्हिच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट, according to which barrier means any factor including communicational. What does that communicational factor means? Communicational factor means that you should be able to communicate with full accessibility and with full understanding and capability on equal terms with others.
If there are certain factors which hamper this communication, which is necessary for full and effective participation of persons with disabilities in society, that is a factor which will come within the purview of the definition of barrier. Similar is the case with such cultural barriers, such economic barriers, such environmental barriers, such institutional barriers, political barriers. For instance, in political barrier, if supposing EVMs do not have the braille numbers on respective buttons of EVM, and also we do not have a backup at the polling booth in braille to indicate which candidate is on which button, we will not be it would compromise our confidentiality and secrecy of vote, and therefore it is a barrier in exercise of our political rights. With social barriers, behind social barriers, attitudinal barriers are included. Then structural factors which include your independent mobility, the factors which prohibit or prevent your independent mobility from one place to another, your independent use of any public facility. This is all structural barriers. So all such factors, be it communicational, cultural, economic, environmental, institutional, political, social, attitudinal, or structural, which hamper the full and effective participation of persons with disabilities in society, will come within the definition of barrier. Now, next important definition which I would like to deal with is the definition of establishment, which is in 2I. अब अगला हम जो definition उसको समझने का प्रयास करेंगे, वो 2I में दिया है, वो है establishment की, प्रतिष्ठान की परिभाषा। और जैसा मैंने पहले अभी बताया था कि इसमें साफ साफ यही लिखा है कि establishment includes a government establishment and a private establishment, अर्थात प्रतिष्ठान का अभिप्राय एक सरकारी प्रतिष्ठान और निजी प्रतिष्ठान से है। तो जहां जहां एस्टेब्लिशमेंट का शब्द केवल यूज है, वहां पर दोनों ही प्रतिष्ठान शामिल होते हैं उन प्राविधानों के परव्यू में, उनके क्षेत्राधिकार में, उनकी एम्बिट में। अब गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की मैंने आपको परिभाषा बता दी थी कि गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट कौन सा माना जाएगा, चाहे जो वो एस्टेब्लिशमेंट जो चाहे केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सरकारों द्वारा जिनमें पूरी तरह से वित्तीय पोषण हो रहा हो या सब्सटेंशियली हो रहा हो, अधिकाधिक मात्रा में हो रहा हो। आई इन्फॉर्म दैट अंडर सेक्शन 2I, establishment has been defined to include government establishment as well as private establishment. Now, government establishment, I have already discussed that in order to ascertain whether an establishment falls within the definition of government establishment or not, you have to see whether that establishment is wholly or substantially financed either by the central government or by the state government or not. अभी हम इसको जल्दी से इसी के तुरंत बाद हम गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन को भी समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो इसमें अलग से डेफिनेशन समझने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट की परिभाषा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी परिभाषा तो मैंने आपको बता दी। लेकिन 2V में प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दी है और इसीलिए इसको समझना जरूरी है। Private establishment has been defined in 2V. Insofar as government establishment is concerned, I have already tried to explain what would fall within the definition of government establishment. Now, therefore, let's now go ahead and try to understand the meaning and definition of private establishment, which is under section 2V, V for victory of the act. निजी प्रतिष्ठान से तात्पर्य एक कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव अर्थात सहकारी या अन्य समिति, संगठन, ट्रस्ट, एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन, फैक्ट्री और सच अदर एस्टेब्लिशमेंट या दूसरे प्रतिष्ठान जो कि कोई भी सरकार
अधिसूचना के माध्यम से स्पेसिफाई करे वे सब शामिल हो। अर्थात विभिन्न स्वरूप हो सकते हैं। कंपनी, एक प्राइवेट कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या लिमिटेड कंपनी हो, एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो सकती हैं, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट हो सकते हैं, एसोसिएशंस हो सकती हैं, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो सकती हैं, एजेंसीज हो सकती हैं, विभिन्न संस्थाएं हो सकती हैं, इंस्टीट्यूशंस, यूनियन हो सकती हैं जैसे ट्रेड यूनियंस हैं, फैक्ट्रीज हो सकती हैं और भी अन्य तरह के प्रतिष्ठान जिनको संबंधित सरकारें अधिसूचित करें। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी इस्टेब्लिशमेंट। तो मित्रों, पार्ट 4 में यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद पार्ट 5 मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद हम कुछ और परिभाषाएं रह गई हैं, उनको हम इसमें बताने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड्स, एज आई सेड that we do not need to look for the definition of government establishment, as I have already explained the same. Now let's therefore go to understand the meaning of private establishment as defined under section 2V of the Act. It includes companies, be it private limited company or public limited company, firm, partnership firms or proprietary firms, cooperative or other societies, cooperative societies registered under Societies Registration Act or under Societies Registration Act or Cooperative Societies Act, associations registered under Societies Registration Act or under other relevant laws, trusts, agencies, institutions, organizations, unions, factories, or such other establishments. The bottom line is which is notified by the appropriate government, means either by central government or by state government. Now let's finish part 5 of this lecture series here, and in part 6 we will continue to take up remaining terminologies of which definitions are necessarily to be understood in clear terms in order to appreciate the various provisions of the Act. Thank you.